सो हेलो दोस्तों, हाय हाय, दिस इज़ सागर मिश्रा। मैं बता दूँ, ये मैं हूँ जो आपको दिख रहा है ना ये फ़ोटो में, द नीलगिरीज। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन संडे मॉर्निंग विथ अ वेरी स्पेशल पर्पज़. I just wanted to make people aware how an ideal way of investment could be like. और मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इंग्लिश में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, सो डैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. एंड ओके, एंड यू कुड से मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है या एक्सपीरियंस की है कि द काइंड ऑफ रिटर्न्स जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं वो आपकी मेंटल लेवल से कनेक्टेड है. कि आप जितने ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो उतने ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो. और चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, आई विल डू समथिंग न्यू. ओके, सो let me just write the topic over here. Investment the Sagar Mishram way. Tada? Okay, that's great. So here I am going to specially talk about इक्विटी इन्वेस्टिंग. और इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें. और लेट मी टेक अ नोट कि नो ट्रेडिंग प्लीज़. मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं बताने वाला हूँ, मुझे वो आती भी नहीं है. और आई डोंट फील इट इज़ गुड फॉर पीपल्स मेंटल हेल्थ. वो आई डोंट फील दैट इज़ गुड. ओके, so let's start. The very first thing which is stated in the book, the psychology of money, कि आपका रिलेशनशिप मनी के साथ कैसा है वो डिसाइड करता है कि आप कितने पैसे कमाओगे. हाउ योर रिलेशनशिप इज़ विथ मनी is what decides your fortune. Okay, the very next thing is don't be over obsessed with money. Okay, or I'm not especially targeting those people who already have a lot of money, but I'm just talking in general sense कि सी आज के टर्म्स में इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि इवन इफ़ यू आर अर्निंग 50 lakhs पर एनम you are still middle class. Okay, in this case upper middle class. वो देखा जाए तो एक ही बात है कि इन्फ्लेशन बहुत खा रहा है आपको. that you are earning a lot and money is being taken from your pocket unknowingly, कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपको लूटा जा रहा है. Okay, so I hope you are all aware of this basics. You could say कि when you are going to start investment you need to have this demat account. What I do is I have made, मैंने एक इंडिया फंड बनाया. इंडिया फंड क्या होता है कि भारत, हम इंडिया की इन्वेस्टमेंट, इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इंडिया को क्या डिफ़ाइन करता है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का हेल्थ सिस्टम, इंडिया का डिफेंस सिस्टम. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट. ओके, बेसिक्स. सो इंडिया को क्या डिफ़ाइन करता है? इंडिया को डिफ़ाइन करता है इकोनॉमिक सेक्टर. तो इकोनॉमिक सेक्टर में क्या आएगा? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? HDFC बैंक, करंटली एज़ पर मार्केट कैप.
दूसरी चीज़, इंडिया को क्या डिफ़ाइन करता है? इंडिया का लेट्स से मेटल्स एंड माइनिंग, एक्सट्रैक्शन होता है ना, इसमें सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है फ़िलहाल? वेदांता। तीसरी कोल इंडिया हो गई इसमें, कोल इंडिया या फिर अडानी, हमें तो पता ही है सब कुछ अडानी के बारे में। और क्या आता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एशियन पेंट्स मार्केट लीडर इन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट लीडर इन एफएमसीजी, CDSL मार्केट लीडर इन डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, हमारे सारे डीमैट अकाउंट्स इनके पास है। निफ्टी 50 इज़ द कलेक्शन ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। TCS मार्केट लीडर इन IT सेक्टर्स, HDFC बैंक मार्केट लीडर इन फिनेंशियल सर्विसेज, CAMS मार्केट लीडर इन म्यूचुअल फंड मैनेजिंग सर्विसेज, है कि नहीं, जो वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। इनका जो कॉम्पिटिटर है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वो दूर दूर तक इनके पास नहीं है, मतलब इनका मार्केट शेयर कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अभी कुछ दिनों पहले ही बैंकरप्ट हो चुका है इंडिया में, ठीक है। सो HDFC लाइफ आई डोंट फील, LIC इज़ द मार्केट लीडर, अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट लीडर इन सीमेंट इंडस्ट्री, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स है। Pidilite मार्केट लीडर इन एडिसिव्स एंड सीलेंट्स, L&T हमें तो सब पता है, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। वेदांता मेटल्स एंड माइनिंग, भारती एयरटेल एंड जियो इज़ नॉट लिस्टेड, इट इज़ इन टेलीकॉम। सो टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी MSIL, है कि नहीं। तो हमें इन सब बेसिक चीज़ों का अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कंसीडरेशन, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। कंसीडरेशन, फर्स्ट कंसीडरेशन इज़ डोंट ट्राई टू मेक योर प्राइमरी मनी इन द मार्केट। उसको, वो क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब इंसान अपनी रोज़ी रोटी स्टॉक्स के प्रॉफिट से कमा रहा है, दिस इज़ वर्थलेस। और एक चीज़ हो गई कि आप उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना कि आप अर्न करते हैं। लेट्स से यू अर्न 6 lakhs पर एनम, तो अगर मैं आइडियली कंसिडर करूँ कि आप घर पे रहते हैं पेरेंट्स के साथ, आपको रेंट नहीं देना पड़ता, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, बहुत सी चीज़ें नहीं देनी पड़ती है, तो आप फुल्ली अगर बोल सकते हैं कि आप पूरा सेव करते हैं, तो 6 lakhs के ऊपर थोड़ी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनुअली, है कि नहीं। दीज आर द फ्यू कंसिडरेशंस। तो ऐसा मत सोचिए कि इफ़ यू अर्न 6 lakhs पर एनम एंड यू आर गोइंग टू अर्न एक्स्ट्रा 10 lakhs पर एनम फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ तो आप भगवान हैं, ठीक है। तो ऐसे, जैसे कि मैंने पहले आपको इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि इंडिया में क्या क्या कंपनीज़ है, इंडिया कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट है कि इंडिया में क्या है कि जैसे आप घर पे आप नहीं मानते हो ना किसी की बात, तो आपको पेरेंट्स डांटने के लिए, समझाने के लिए कि बेटा ऐसा नहीं करते, तो वैसे ही ये इंडिया की कंपनीज़ के लिए उनको समझाने के लिए एक चीज़ है जिसको हम रेगुलेटर कहते हैं। तो बैंक्स को समझाने के लिए रेगुलेटर क्या है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनीज़ को समझाने के लिए रेगुलेटर कौन है? IRDAI, ठीक है। ये सब रेगुलेटर्स है। और क्या बोलते हैं हम उनको, जैसे हाँ, मार्केट लिस्टेड कंपनीज़ को समझाने के लिए कौन है? सेबी ओके। तो सेबी क्या है? सेबी इज़ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ SEC, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, जो कि US में है। तो ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इंडिया के लिए। तो वो समझाता है कि क्या इलीगल एक्टिविटीज़ अगर कोई हो रही है तो उन पे रोक लगाए। सो ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है, मगर मैं
एक्चुअल में आपको वो सब बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें अगर आप नहीं करोगे और क्या बेसिक सी चीज़ें जो बहुत कम चीज़ें हैं वो आप करोगे तो यू कैन हेज योर पोर्टफोलियो। अब हेज का क्या मतलब हो सकता है? डेट इज़ मिनिमाइजिंग योर लॉसेस। ठीक है, योर लॉसेस। तो कला किस में है? कला ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में नहीं है, कला कम से कम लॉस कमाने में है। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 शेयर्स में 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करोगे और आपके 10 के 10 प्रॉफिट में होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। आई डोंट फील सो। हो सकता है आपके 3 प्रॉफिट में हो, बाकी के 7 लॉस में हो। उल्टा भी हो सकता है, वाइसी वर्सा, हो कि नहीं। हो सकता है आपके 8 प्रॉफिट में हो, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली गुड, और आपके 2 लॉस में हो। ओके, दिस शुड हैपन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और सो। और अगर ऐसा नहीं होता है कि यू शुड जस्ट थिंक ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग योर पोर्टफोलियो। ओके, एंड ओके, let me start with all the things now. So the first thing is always check the graph before investing. Okay, let me tell you this thing. So okay, let's start with Asian Paints itself. So you need to, आपको नहीं क्या लेफ्ट राइट करना पड़ेगा आपकी स्क्रीन for this to understand these things. Okay, do I have a network here? Let me check. I don't feel so I have a network here. Okay, give me some time. सो ओके, आई हैव गॉट द नेटवर्क. सो हम ऐसा एशियन पेंट्स की बात कर लेते हैं. ओके, इज़ इट रिकॉर्डिंग? ओके, इट इज़ रिकॉर्डिंग. सो ऐसा कंसिडर करके चलिए कि हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं. ओके, सो लेट्स से वी जूम आउट. तो अगर आपको पता नहीं कि कब इन्वेस्ट करना है, अगर यू वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ, so do you think you can invest in this share at this point of time like July? Okay, I don't think so. Right now you can invest. Okay, जहाँ पर यह है अभी फ़िलहाल वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वो ऊपर जाने की कगार पर है. ठीक है. सिमिलरली लेट्स से अभी हम कोई दूसरा चेक कर लेते हैं. एनीथिंग दैट यू लाइक. वी चेक L&T right now. We zoom out. Okay, still you can feel that you can invest here. Okay, I'll talk about it some time later, you could say. Or we have this another share. Okay, so this I know that I literally can't invest at this point of time क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है पहले से ही. ओके, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस शेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्या होता है जनरली कि इतना अगर कोई प्रॉफिट दे देना शेयर, इसका अगर रिसेंट अगर डिप देखोगे तो जून में था 914 रुपीज़ पे और अभी है 1700, ऑलमोस्ट डबल.
सो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो यू शुड बी अवे ऑफ फ्रॉम दिस शेयर्स, काइंड ऑफ शेयर्स. So this was my first point. Always be away from shares where the graph has gone very much up. Okay, second thing, have an opportunity fund. अब इसका मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट लेट से आज क्रैश हो चुका है और आपके पास तभी पैसे नहीं है, और ऐसा सबके साथ होता ही है कि जिस वक्त मार्केट क्रैश होता है तभी किसी के पास पैसे नहीं होते, बिकॉज यू वेर लाइक अंधाधुन, यू वेर लाइक इन्वेस्टिंग इन दैट शेयर when you had lot of money. Okay, so always keep some money aside. अब ये कैसे करोगे आप? इन द फॉर्म ऑफ FD. तो आपको FD में रिटर्न्स थोड़ी चाहिए, आप 6 मंथ्स की FD कर सकते हो. सेकेंड है कि आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. डेट फंड्स क्या होते हैं? वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो खुद लोन देते हैं. तो डेट फंड का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो 7% पर एनम से ऊपर नहीं होता है, ठीक है. सालाना 7% या 7.5% या 8% से ऊपर वो कभी नहीं देता है. तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें क्या 7% के रिटर्न्स के लिए करना है क्या? बिल्कुल नहीं. आपको इन्वेस्ट इसमें इसलिए करना है कि ताकि आपको टाइम पे अगर 30,000 40,000 की एक्सट्रीम नीड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब उस वक्त आपके पास वो पैसा होना चाहिए. ओके. थर्ड इज यू कुड से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम में से कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल LIC, हम क्या करते हैं कि हम वो शेयर बेच देते हैं जब वो बढ़ता नहीं है, या फिर जिसे देखो, या फिर हम उसको एक गलत इन्वेस्टमेंट मानते हैं जब वो बढ़ता नहीं है. तो इसमें आप देख सकते हो कि 2023 से 2024 के बीच में ये शेयर एक्चुअल में कहीं बढ़ा नहीं है. इसको मैं और जूम करता हूँ. मार्च से लेके नवंबर तक इसने ऑलमोस्ट 0 रिटर्न्स दिए हैं. तो इस फेज़ को क्या बोलते हैं? इस फेज़ को कंसोलिडेशन फेज़ बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि वो स्टॉक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है. आपके पास क्या इकट्ठा थोड़ी 1-2 लाख होने वाले हैं. इफ़ मोस्ट ऑफ यू आर सैलरीड पर्सन, यू आर गोना हैव अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी every month. So like an SIP manner, you need to invest if you know that this business is extremely good, there's a scope for this business to develop. तो आप इसमें थोड़ा करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग बल्क हियर, ताकि आगे जाके जब ये ऊपर की तरफ ट्रिगर करे आपको ज़्यादा रिटर्न्स आए. या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं इसमें आगे जाके. अगर आपका टारगेट था कि आपको इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ही जनरेट करना था एज रिटर्न, तो आप इसको तभी रिडीम कर सकते हैं. तो कंसोलिडेशन फेज़ मेरे हिसाब से एक बेस्ट फेज़ होता है. सो नेवर टेक द कंसोलिडेशन फेज़ नेगेटिवली. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इज़ ITC. लेट्स चेक ITC नाउ. ITC, इंडियन टोबैको कंपनी. मेरे हिसाब से कंपनीज़ की जानकारी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इन यू नोइंग हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है. तो ये देखो, ये इसने कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स दिए राइट फ्रॉम 2024 स्टार्ट एंड स्टार्ट ऑफ 2022. ओके.
तो इसका कंसोलिडेशन फेस कहाँ पे आया था, हम देख सकते हैं, राइट फ्रॉम जून और अगस्त 2020 टू द एंड ऑफ 2022, ठीक है, ये बोल सकते हैं 2021 की स्टार्टिंग से 2022 की एंडिंग तक, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ओके, सो यू शुड नो दिस वन थिंग, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, मार्केट न्यूज़ को जल्दी रिएक्ट करता है। लेट्स से आज आरबीआई जो कि रेगुलेटर है, इसने बोल दिया कि चलो हम इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, तो इसका असर किस पे होगा, इसका असर सबसे पहले बैंक्स पे होगा, लोगों पर होगा। लोग, अगर महंगाई बढ़ गई है तो लोग थोड़ी ना सेव कर पाएंगे ज़्यादा पैसे, तो इसका असर बैंक्स पे होगा। तो बैंक्स क्या हो सकता है, वो नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। और अगर इन्फ्लेशन हम धीरे धीरे 25.05% से हम हर क्वार्टर कम करते आ रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बैंक्स पर। इसका मतलब क्या होता है, बैंक्स की शेयर प्राइसेस इम्प्रूव होंगे, उनके पास जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ेंगे, है कि नहीं, वो ज़्यादा आपको एफडी के रिटर्न्स देंगे। आज भी बहुत मेजर चंक है हमारी इकोनॉमी का जो एफडीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो इसका मतलब होता है कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। तो माइक्रो और मैक्रो, ये तो बेसिक डिफरेंस ही। माइक्रो मतलब बहुत छोटी से छोटी चीज़ ऑब्जर्व करना, और मैक्रो मतलब एक एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, जैसे हर दिन की चीज़ ऑब्जर्व ना करके एक पर्टिकुलर महीने की या फिर 3 महीने की, जो कि क्वार्टर बोलते हैं हम उसको ऑब्जर्व करना, या फिर साल दर साल में क्या चेंजेस आते हैं, YOY, ईयर ऑन ईयर क्या चेंजेस आ सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, उसको बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड इज़ more important to retail investors like us, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं बचपन से ऑब्ज़र्व करते आ रहा हूँ, जो कि है बेल कर्व। बेल कर्व का मतलब क्या होता है, बेल कर्व, चलो मैं आपको बेल कर्व बताता हूँ। बेल कर्व क्या होता है, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। बेल कर्व का मतलब क्या होता है कि कोई ग्राफ है, अगर कोई चीज़ वो अगर बढ़ रही है तो वो नीचे भी आएगी पर उतना नहीं आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं बेल कर्व के इमेजेस हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं एग्जैक्ट बेल कर्व नहीं मानता हूँ, पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से वो बड़ी है, बाद में वो नीचे भी आई है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पीक पे था, बाद में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर किसी ने अपना स्टेक बल्क में बेचा है, इसीलिए वो अचानक से नीचे जा रहा है। सो ऑलवेज लुक फॉर बेल कर्व्स, ओके। वो आपके इन्वेस्टिंग के एंट्री पॉइंट्स होते हैं। ओके, सो लेट्स से यू डोंट हैव मनी, जो कि है सस्टेनेबल मनी, मतलब आपके पास एक कंटिन्यूस सोर्स नहीं आ रहा है और आपके पास सिर्फ, लेट्स से आपके पास सिर्फ 20,000 है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उससे ज़्यादा आपके पास आगे भी पैसे नहीं आने वाले, तो आपको ये 20,000 में ही आपको इन्वेस्ट करके इसके रिटर्न्स जमा करने हैं। तो क्या क्या वेज़ है, क्या क्या आपके तरीके हो सकते हैं, हम देखते हैं क्या क्या है। एक तो है IPO इन्वेस्टिंग,
तो आईपीओ इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इसमें दो टाइप्स है, एसएमई आईपीओज़ और नॉन एसएमई आईपीओज़, मतलब बिग कंपनीज़। एसएमई क्या होता है, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब बहुत छोटी कंपनीज होती है वो। तो इसके लिए मुझे चित्तौड़गढ़.com मुझे अच्छा लगता है। इसमें आपको जीएमपी मिलेगा उस पर्टिकुलर आईपीओ का। तो जीएमपी क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। लोग आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, लोग आईपीओ में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि ये जब लिस्ट होगा तब हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और हम तभी के तभी टेम्पररी गेंस के लिए हम उसे बेच देंगे। तो जनरली आईपीओ की इन्वेस्टमेंट रेंज कितनी होती है, वो होती है 13,500 से 15,000 रुपये पर लॉट। अब वो लॉट में कितने भी शेयर्स हो सकते हैं, पर जब आप इन्वेस्ट करते हो तब आपको एक लॉट मिनिमम ख़रीदना होता है फॉर बिग कंपनीज़, जो कि नॉन एसएमई आईपीओज होते हैं और नॉन एसएमई आईपीओज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका डैशबोर्ड देखेंगे कि चले हम अभी पहले एसएमई आईपीओज़ का ग्रे मार्केट देखते हैं। एसएमई आईपीओज़ में थोड़ा आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है, दैट इज़ लिटिल रिस्की, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो अपकमिंग है, फ़िलहाल जिसका ओपन है उसमें आपको 43% एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल रहा है कि जब ये लिस्ट होगा तो ये 43% अप पे लिस्ट होगा। तो आप अगर तभी के तभी आप इसको जब बेचते हैं, तो लेट से आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको 43,000 का प्रॉफिट हो सकता है जब आप बेचते हो। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये लिक्विड नहीं होता है, कि इसमें क्या होता है कि आप बेचने जाते हो तो कोई ख़रीदने वाला नहीं हो सकता है अवेलेबल उस वक्त पर, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा नॉन एसएमई मिल है क्या अपने पास, लेट्स चेक। नॉन एसएमई इज़ फर्स्ट क्राई, जो कि आपको जनरली कम रिटर्न्स देते हैं। ठीक है, तो एसएमई और नॉन एसएमई आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना इज़ अ गारंटीड मनी मेरे हिसाब से, पर इसमें आपको आईपीओ लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको इसमें कंटिन्यूसली, अगर आपके पास 20,000 है तो आप हर आईपीओ में इन्वेस्ट करें, अगर आपको ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा लगता है तो। दूसरी जो एक मेरी मेथडोलॉजी है वो है कि जब कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसके कॉम्पिटिटर का शेयर खरीदे, बाय द शेयर्स ऑफ द कॉम्पिटिटर व्हेन इट्स पीयर्स आईपीओ इज़ कमिंग। मतलब उसके सेम फील्ड में अगर कोई कंपनी है तो उसका अगर आईपीओ आ रहा है और आपको लगता है कि आपको नहीं लग सकता है वो, तो आप इसके कॉम्पिटिटर में इन्वेस्ट करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोमैटो हो गया। ज़ोमैटो तो चलो लिस्टेड है, आगे जाके स्विगी का आईपीओ आएगा। तो स्विगी का जब आईपीओ आएगा तो वो 1 महीने के दौरान आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि ज़ोमैटो का भी शेयर बढ़ रहा है उस वक्त, है कि नहीं। अभी तो नहीं है वैसे स्विगी का। तो अभी मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि एक कंपनी है वारी एनर्जीज़ आईपीओ। तो वारी एनर्जीज़ का आईपीओ कब आ रहा है, चलिए एक चीज़ चेक कर लेते हैं।
वारी एनर्जीज IPO लिस्टेड डेट। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है कि कमिंग सून मतलब वो कभी भी आ सकता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो पेरेंट कंपनी है क्या है, वारी टेक्नोलॉजीज़ एंड वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़। तो मैंने क्या किया है, अभी इसमें स्टेक लेना ऐड कर दिया है। तो क्यों ऐड किया है, दैट आई एम कन्फर्म कि जब इसका IPO आएगा तब इसका भी शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो मैं इसको राइट फ्रॉम 1800-1900 से अभी भी मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। इसमें तो प्रॉफिट अपर सर्किट लग रहा है, इसलिए तो मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ। पर जब जब इसमें लोअर सर्किट लगा है, मैंने तभी के तभी इसमें 2000 3000 थोड़े एक शेयर लेना शुरू कर दिया। ऐसे मैं अभी 15,000 के टोटल होल्डिंग में पहुंच गया हूँ। पर इसमें क्या होता है कि इसमें जब इसका IPO आएगा तब धीरे धीरे इसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी और आप एक इजी मनी इसमें कमा सकते हो। ओके, देन द अदर थिंग इज़, ये तो एक तरीका हो गया। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट तरीका, लेट्स सी। द नेक्स्ट तरीका इज़ look for companies with consistent order books। तो ये कोई भी किसी भी सेक्टर में हो सकता है। अभी आप सुन रहे होगे कि अभी डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर्स आ रहे हैं, आपके घर पे लगने वाले है कि नहीं। या फिर डेटा सेंटर्स लगने वाले हैं। कहाँ पे लगने वाले हैं, जनरली वो हमारे इंडिया में MP में लगने वाले हैं। MP में आपको थोड़ा अवेयरनेस रखना पड़ेगा। अभी क्या हुआ कि 1 साल पहले मैं अपने घर पे देख रहा था कि वो न्यूज़ पढ़ी मैंने कि डिजिटल मीटर्स लगने वाले हैं। तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़े ना कि कितने लगने वाले हैं। तो उन्होंने बोला अराउंड 1 CR डिजिटल मीटर्स लगने वाले हैं। तो आप इमेजिन कीजिए अगर 1 CR डिजिटल मीटर्स लगेंगे तो कितना ज़्यादा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। तो आपको ये रिसर्च करना है कि कौन सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मीटर्स करंटली बना रही है, डिजिटल मीटर्स करंटली बना रही है, या फिर कौन सी कंपनी है जो इस फील्ड में आना चाहती है। तो मैंने अपने घर के डिजिटल मीटर्स चेक किए तो उसमें पता चला कि एक तो है HPL इलेक्ट्रिक और दूसरी है जीनस पावर। ओके, सो आई एम करेंटली लिविंग इन विदर्भा। I got to know that I read all these things in the local newspaper कि Genus Power has got the contract to install and establish manufacturing and installation of all these electric digital meters in the area of Vidarbha। ओके, तो आप इमेजिन कीजिए कि अराउंड 10 मिलियन भी अगर इन्होंने डिजिटल मीटर्स लगाए तो आगे जाके इनको कितने ऑर्डर्स भी आ सकते हैं और कितना बिजनेस ये जनरेट कर सकते हैं। द अदर डे हमारे घर का पंप ख़राब हो गया था, तो मैं सबमर्सिबल पंप लेने के लिए गया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एग्रीकल्चरल वो मतलब जो दुकान होता है ना, वहाँ पे देखा कि पंप में ख़रीदने गया तो हर जगह HPL ही दिख रहा। तो मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा कि क्या करती है कंपनी। सो एट दैट टाइम मैंने देखा कि ये कंपनी किस किस सेक्टर में उतर रही है और इसमें इस कंपनी में किस किस सेक्टर की होल्ड पहले से है। ओके, तो ये पहले बहुत छोटी कंपनी थी। सो यू कुड सी एट द स्टार्ट ऑफ 2023 it was just around 100 rupees and currently it is trading at around 592 or 600 rupees। okay, so this is the amount of business and the future order books that it might have generated जो कि इसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें और एक कन्फ्यूजन फैक्टर है कि लेट्स से आपने इन दोनों में से एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपके पास सिर्फ 20,000 है और आपको ये पता नहीं कि आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करेगा। आइदर आई इन्वेस्ट इन HPL इलेक्ट्रिक और आई इन्वेस्ट इन जीनस पावर। ओके, व्हाट शुड आई डू? You can have two ways. Invest in HPL Electric only 20,000 और इन्वेस्ट इन जीनस पावर ओनली 20,000, या फिर आप 10,000 HPL में इन्वेस्ट करें और रिमेनिंग 10,000 जीनस पावर में इन्वेस्ट करें, या फिर आप और रिसर्च करें न्यूज़पेपर में पढ़ के या फिर ऑनलाइन देख के कि किसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं और उसके वेटेड एवरेज के हिसाब से आप उसमें 12,000 डाल दे जीनस पावर में या 12,000 डाल दे HPL इलेक्ट्रिक में और रिमेनिंग किसी और कंपनी में। ओके, डी, दिस इज़ माय अनदर फैक्टर कि आधे से ज़्यादा आपको मतलब देखोगे ना कि आप अपने आजू बाजू ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी कि आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, फ़िलहाल ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। The other day I was just reading the newspaper wherein I got to know that the renowned politician Mr. what's his name? You all know his name already. Nitin Gadkari is mandating the use of AC cabins in trucks. ठीक है, तो AC केबिन्स जो चिलर्स होते हैं, जो कूलेंट्स होते हैं, कूलेंट्स बनाते हैं, AC केबिन्स बनाते हैं, तो ये कौन सी कंपनी बनाती है? तो इन्होंने क्या किया है कि अभी कंपल्सरीली AC केबिन होगा ही ट्रक के केबिन में, ताकि क्या होता है कि कोई ड्राइवर कंटिन्यूसली अगर चला रहा है तो उसे थकावट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने चेक किया कि ये कौन सी कंपनी बनाती है। आई गॉट टू नो डैट सुब्रोज इज़ वन ऑफ द कंटेंडर्स, और ये बहुत सालों से राइट फ्रॉम अराउंड 1990 से ये बना रहे हैं AC केबिन्स। तो इतने सालों से अगर चलो ये तो मैंडेट कर दिया गवर्नमेंट ने, मैंडेटरी कर दिया कि हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा उसके शेयर होल्डर्स को होगा। और ये मतलब कॉन्टैक्ट्स कौन सी इनके क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं आगे जाके? इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं अशोक लेलैंड, इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं टाटा मोटर्स, इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो ये तो है चलो पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में ही है, और ऑलरेडी हमारे प्राइवेट व्हीकल्स में तो पहले से ही AC केबिन्स इंस्टॉल्ड हो चुके हैं इतने सालों से। तो चलो हम सुब्रोस का परफॉर्मेंस देखते हैं कि सुब्रोस क्या करता है। ओके, चलो ठीक है, वी ऑब्जर्व सुब्रोस, वी कैन सी दैट एट द स्टार्ट ऑफ 2024 it was trading at around 550 rupees. Okay, currently it managed to go up till 750 or 770 or so, and currently it is trading about 600 or 650 rupees somehow. So मेरा एक है कि मैं रेंज देखता हूँ और मैं एक्चुअल प्राइस नहीं देखता, और ये सब स्टॉप लॉस एंड ऑल मैं नहीं देखता जनरली। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि न्यूज़ में जब मैंडेट आता है कि हमें ये करना है, मतलब करना ही है, तो इसका फ़ायदा जिस कंपनी को होगा, आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दीजिए। ओके, एंड द अदर थिंग दैट वी कैन डू इज़ okay, last point, or you could say build positions over time. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चलो ठीक है, हमने वी हैव 10,000 रुपीज़, इससे ज़्यादा हमारे पास आने नहीं वाले हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम पूरे के पूरे 10,000 अभी एक ही कंपनी में लगा रहे हैं, दैट इज़ लेट्स से सुब्रोस।
और आगे जाके सुब्रोज वॉज 600 रुपीज़, आगे जाके वो 400 रुपीज़ पे आ गया, तो आपको तो लॉस हो गया ना. ओके, यू हैव गॉट अराउंड कितना होता है वो 20/60, 33% का तो ऐसे ही लॉस हो गया. तो यू विल गेट दिस मूड. सो हमें विथ टाइम पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए. आई नो आई माइट साउंड लिटिल चाइल्डिश इन दिस, बट मैं ना अभी आज भी एक ही शेयर लेता हूँ. लाइक 600 रुपीज़ का अगर शेयर है ना, एक ही लूँगा, एक हफ्ते बाद और एक ले लूँगा, भले ही उसका चार्ज 2 रुपये हो, 3 रुपये हो. आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज विथ कंपाउंडिंग इट गोज़ मैनीफोल्ड. ओके, बहुत बनता है वो पैसा आगे जाके. सो build positions over time. Don't think of investing all 10,000 rupees on the single day. Invest 1,000 rupees on the first day, then wait for the graph to consolidate. देखो कि वो ग्राफ कैसा जा रहा है, और आगे जाके बाद में उसमें इन्वेस्ट करें. आप देख सकते हैं कि ये 2024 की स्टार्टिंग में अराउंड वापस से 690 टच किया था, वापस वो नीचे गया था, पर विथ टाइम वो बढ़ेगा. उसका रीज़न ये है कि मैंडेट्स गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दे के रखा है कि नहीं. ओके, आई थिंक आई हैव सम मोर पॉइंट्स टू शेयर. लेट मी चेक. आई थिंक आई हैव okay. ओके या और आपको अगर कोई सेक्टर ऑब्जर्व करना है तो आप कैसे ऑब्जर्व करते हो कि एक ही कंपनी देखते हो क्या? इट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हेन यू लुक फॉर अ सेक्टर, जस्ट गो टू द इंडेक्स ऑफ दैट सेक्टर. कि ये निफ्टी CPSE क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ये गवर्नमेंट की कंपनीज़ है, तो ये हमेशा आपको महंगी ही दिखेंगी, और आप इन्वेस्ट करोगे तो देयर इज़ नो गारंटी कि ये आपको रिटर्न्स देंगे आगे जाके भी, क्योंकि ये क्या हो गया, वो ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं. What are PSU banks? PSU banks are public sector units, गवर्नमेंट की कंपनीज़. इसमें एक ट्रांजिशन ये आ रहा है कि अब सभी कंपनीज़, वेदर दे आर प्राइवेट कंपनीज़ और गवर्नमेंट कंपनीज़, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना चाहती है. वो कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, और आज का कस्टमर इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग अ गुड सर्विस डिजिटली, टेक्नोलॉजिकली, then he is not going to be your customer after this. Okay, we all know what is Nifty IT, TCS, Infosys, Wipro, Capgemini. Capgemini is not listed. We have Persistent. Okay, what is mid cap? Mid cap is, let's say, I don't know particular mid cap companies क्या होती है कि, पर हम देख ही लेते हैं कि जो भी कंपनी 10,000 करोड़ एंड फर्दर, मे बी 1 लाख करोड़ तक आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो एक मिड कैप कंपनी कहलाती है. मिड कैप. ओके, निफ्टी मेटल्स यू ऑल नो, निफ्टी ऑटो यू ऑल नो, ऑटोमोबाइल कंपनीज. निफ्टी रियल्टी होता है. तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको, अगर आपको देखना है कि अभी आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए. लेट्स से ऑटो सेक्टर. मैंने ऑटो सेक्टर चेक किया. ओके, तो इसमें मुझे ये देख रहा है कि ओके, इसमें बहुत बड़ा डिप आ चुका है. अगर मैं इसमें ओवर टाइम देखूँ, चलो हम दूसरा सेक्टर कोई देखते हैं. निफ्टी रियल्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी मीडिया हो गया. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मीडिया, लेट्स सी. Okay, when was the best time to invest in media? It was this time, which is the May of 2024 and further. Okay, it would have given you around 1700 से आ गया है ये 2100. तो कितना होता है वो? 300 डिवाइड बाय 1700, ऑलमोस्ट होते हैं वो
18%। तो 18% आपको रिटर्न्स आ सकते थे उस पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है। Okay guys, let me know what you all want to know more from me. I have lot of things that come into my mind, but currently I was just, मेरे मन में इतना ही आ रहा था. So let me know if you, and these are not the companies that I particularly invest in. I'll let you know what is my ideology behind investment. This is just my watch list. I have still not shared my portfolio, and obviously I should not be doing this. सो या यू कुड से कि मैं अपना वॉच लिस्ट कैसे डिज़ाइन करता हूँ. चलो ये तो ठीक है, इंडिया हो गया ये, कि इंडिया को क्या डिफ़ाइन करता है. अब न्यू एज कंपनीज़ में क्या आ गया कि अभी आगे जाके इंडिया को क्या डिफ़ाइन करेगा. इंडिया को डिफ़ाइन कर सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्टिल सर्विसेज इंडस्ट्री डिफ़ाइन कर सकती है. आगे जाके दे आर थिंकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि इंडिया बीइंग शुड बिकम व्हाट वी से मोर एक्सपोर्टिंग नेशन, है कि नहीं. देन व्हाट इज़ दिस डिफेंस सेक्टर. इंडिया का सबसे ज़्यादा पैसा किस में जाता है, रेलवेज़ एंड डिफेंस में जाता है. तो ऐसा इसका मतलब ये होता है क्या कि वो इंटरनली ही सब कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा नहीं होता. वो प्रोक्योर भी कर सकते हैं. तो ये सब प्रोक्योर कौन करेगा आगे जाके, ये कंपनीज जैसे कि HAL, BEML, BEL, ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज ही प्रोक्योर करेंगी. मैन्युफैक्चर भी कर सकती है, इसका फ़ायदा किन्हें होगा, इन्हें होगा. देन वी हैव PSUs, वी हैव फाइनेंस कंपनीज. दीज आर द जस्ट ट्रेंडिंग थिंग्स आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर. दीज आर द मोनोपोलीज. कि मोनोपोली जैसे सुब्रोस इज़ द मोनोपोली इन AC cabins. HAL is the monopoly in helicopter manufacturing. CAMS is the monopoly in mutual fund management companies. CDSL we all know. Protein is the monopoly in providing digital services from the government to the general public. We have BSE. NSE तो लिस्टेड नहीं है, BSE है हमारे पास. वो सब BSE के लिस्टेड डीमैट अकाउंट्स एंड व्हाट वी से द इन्वेस्टमेंट्स वो सब देखती है. सो लुक फॉर द मोनोपोलीज. अ ईयर अगो इफ़ यू हैव थॉट ऑफ HAL, ये HAL तो बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, फिर भी ये मोनोपोली है, हमने इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया. ओके, HAL was just trending at around 1800 rupees. Today it is at 4700 rupees. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनीज बढ़ती क्यों है कि वो न्यूज़ में आ जाती है. सो मेरे हिसाब से न्यूज़ बेस्ड नहीं करना चाहिए. रील देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी के बोलने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सो डोंट इन्वेस्ट looking at the companies I am showing. It is just for the purpose of educating you how you can just hedge your portfolio, how you should look for good investment practices. So thank you guys. आपने पता नहीं अभी कितना 40-45 मिनट्स मेरी बात सुनी होगी. Thank you so much, and let me know what your views on this, what you would like to hear from me in the future. Want to know my investment methodologies. मैंने सारी चीज़ें रिकलेक्ट नहीं कर पाया मैं वैसे भी कि क्या क्या मुझे बताना चाहिए. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक आई हैव जस्ट शेयर्ड 5% ऑफ वॉट आई करंटली नो, क्योंकि आई डोंट नो कि सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर अप कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो. सो थैंक यू सो मच. आशा करता हूँ कि आपको कुछ हद तक मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी. थैंक यू सो मच एंड रियली आई अप्रिशिएट. हैव अ ग्रेट डे. बाय.